हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि शॉकिंग जो एग्ज़ाम की डेट है वो सबके लिए शॉकिंग है। जितनी शॉकिंग आपके लिए उतनी ही मेरे लिए भी है। लेकिन अब ये है कि हमने पढ़ना है और मेरी तरफ से जितनी हेल्प बन सकती है वो मैं करूँगा। जितने टॉपिक्स में ला सकता हूँ वो मैं लाऊँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1773 से 1935 तक जितने भी एक्ट्स आपके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सब मैं इसमें लेके आया हूँ। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं और जो पॉइंटर्स हैं वही याद रखने हैं। क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, एक्ट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो आपने याद रखनी है। वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन था वो आपने याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए चीज़ें लाता रहूँगा। तो चलिए हम अब आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्ट हमारा है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम जानते हैं कि पहले कंपनी रूल था, फिर रिवोल्ट 1857 हुआ, उसके बाद फिर क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ठीक, तो इसमें आपने सबसे पहले चीज़ याद रखनी है कि ये फर्स्ट स्टेप था टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसमें क्या किया, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे याद ये रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में हुई है वो याद रखनी है, वो एग्जाम में आ सकती है। ये एक्ट जब आया है तब आपका वाइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन था वो भी आपने याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और 4 मेंबर्स दिए उसको एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको असिस्ट करने के लिए। और पहला ऐसा जो था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ हुई, इसने क्या किया, जो 3 प्रेसिडेंसीज थी या आप कह लीजिए कि जो बॉम्बे और मद्रास और बंगाल ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल के। इसके साथ साथ एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट कलकत्ता 1774। ठीक है, उस टाइम उसमें 4 थे जजेस टोटल, एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 जज थे। अब सेकंड जो आपका आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेक्टिफाई द रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट को ठीक करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद पिट्स इंडिया में क्या हुआ, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, बिजनेस अलग कर दिया और पॉलिटिक्स अलग कर दी। बिजनेस के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डाल दिया और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ भाई कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कब कहा गया, वो कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे। ठीक, उसके बाद आपका आता है थर्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और वो कौन था सबसे पहला, वो था आपका विलियम बेंकटिक। ठीक है, डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव पावर्स। ठीक है, अब पहले क्या था, जो बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर थे उनके पास भी कोई पावर्स थी, लेकिन वो पावर्स उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स उनसे ले ली वापस और वो सारी पावर्स किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये है लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स। जब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले कोई एक्ट बनता था उसे रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब उसको एक्ट कहा जाने लगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। पहले क्या थी, ये एक बिजनेस मॉडल से आई थी, यहाँ पे कि हमने बिजनेस करना है उस मॉडल से आई थी, लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। एंडेड कंपनीज मोनोपोली इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक, उसके बाद आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को अलग कर दिया। उसके बाद 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। 6 मेंबर्स को किसको दे दिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में दे दिए। ठीक, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा जाता था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें ऐड हो गई। उसके बाद ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स का ये जो था मैकॉले कमेटी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैकॉले कमेटी भी याद रखना, अगर पूछा जाएगा किसके लिए थी, ये थी इंडियन सिविल सर्विसेज 1854 के लिए। उसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और आउट ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स 4 वर टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहां से क्वींस रूल स्टार्ट हो जाता है या क्राउन रूल आप कह सकते हो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कंपनी रूल एंड हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। अब गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, वाइसरॉय। तो वो कौन था सबसे पहले, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इन्होंने लगाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कमर्शियल अलग पॉलिटिकल अलग, वो क्या हो गया, यहाँ पे एबॉलिश हो गया। ठीक है,
उसके बाद क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसको 15 बंदे दिए उसको असिस्ट करने के लिए। तो याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन से एक्ट में बना, ये बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, और इसको 15 मेंबर्स दिए उसको क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब क्या कहा जाने लगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने क्या किया, नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर राव टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या किया इस एक्ट में, 61 के एक्ट में, कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से पावर ली थी उनको वो पावर वापस दे दी, ठीक। अब नई लेजिस्लेटिव काउंसिल आई किसके लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए, 62 में, 66 में, 97 में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया, ये याद रखना है कि एक्ट 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब जैसे आज मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो मिलता है वैसे ही, ठीक है। और तब ये भी कहा गया कि वॉइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस जो है ये दे सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 6 मंथ है। जिस तरह आज ऑर्डिनेंस इशू होता है जब लेजिस्लेटिव आपकी काउंसिल या पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होता है, तब भी वो क्या कर सकता था, वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस दे सकता था, और 6 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी थी। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने क्या किया, इंक्रीज्ड एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यहां पे था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये क्या इसने क्या किया, इंक्रीज्ड एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव इट द पावर टू डिस्कस बजट। तो बजट को डिस्कस करने का पावर कहां मिला, काउंसिल एक्ट 1892 में। ये सब मैंने लक्ष्मीकांत से लिखा है और मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है तो वही मैंने लिखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद आता है 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉर्ले कौन था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और मिंटो सेकंड कौन था, ये था वाइसरॉय इंडिया का उस टाइम। इसने क्या कर दिया, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट प्रोविंस एंड सेंटर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या कर दिया, 16 से 60 कर दी, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 16 से 60 कर दी। पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, और पहला बंदा कौन था जिसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, वो था सत्येंद्र प्रसाद, और इसने एज लॉ मेंबर जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कब मिले, ये 1909 में इनको मिले, ठीक। उसके बाद इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो सब आपको याद रखनी है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टैग कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टैग कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कैल्मसफोर्ड कौन था, ये था आपका वाइसरॉय इंडिया का, ठीक है। इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 में डिवाइड कर दिया। एक बोला ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके अंडर आएंगे, गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स के, और रिजर्व सब्जेक्ट्स किसके अंडर आएंगे, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। इसको डायरकी यहां पे इसने इंट्रोड्यूस कर दी, और डायरकी का वर्ड जो है वो डाइआर्क ग्रीक वर्ड से निकला है। यहां पे आपका बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार जो है एस्टैब्लिश हुआ। कब, याद रखना, डायरकी कहां आई थी, वो आई थी 1919 में। बाइकैमरलिज्म कब आया, डायरेक्ट इलेक्शन कब आया, वो सब आया आपका 1919 के एक्ट में। और ये बोला गया साथ कि 3 of the 6 members of वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन अदर देन कमांडर इन चीफ। तो 6 बंदे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए थे हमने स्टार्टिंग में, उनमें से 3 जो होंगे वो इंडियन होंगे, और ये 3 अदर देन कमांडर इन चीफ, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहले सिर्फ मुस्लिम्स को थी 1909 में, अब सिख्स को भी मिली, इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिली, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी मिली। सेंट्रल पीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भाई 1926 में, याद रखना। और इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लंदन में एस्टैब्लिश कर दिया गया, और जो बजट है वो पहली बार अलग कर दिया, प्रोविंशियल बजट अलग और सेंट्रल बजट अलग। उससे पहले क्या था, बजट एक ही होता था। फिर आपका आता है लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने क्या किया, इसने बोला कि हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है बनाएंगे, लेकिन ये बनी नहीं बाद में। इसमें उन्होंने सब लोगों को इंक्लूड किया था, हर एक पार्टी को इंक्लूड किया था, लेकिन क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाई। अब जिस तरह आज हम देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तब भी 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। एक आपकी आती है फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल पावर, जिसके पास सेंटर के पास पावर है इस पे कानून का बनाने की, बात करने की, उसमें 59 आइटम्स थी। प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंसेस 54 आइटम्स
आइटम्स और कॉन्करेंट लिस्ट, जैसा हम जानते हैं कि इस पे दोनों बात कर सकते हैं, 36 आइटम इसमें थी। उसके बाद जो रेजिड्यूरी पावर्स, मतलब कि आप देखिए कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे भी हैं जो इन 3 में लिस्ट नहीं आए, उनको हम कहते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। उन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे कौन जो है बात कर सकता है, चीज कर सकता है, वो पावर दे दी गई किसको, आपके वाइसरॉय को। इसने क्या कर दिया, जो डायरकी 1919 में इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंसेस में, उसने क्या कर दिया, उसको खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दी और डायरकी इसने सेंटर में दे दी, ठीक है, इस एक्ट ने, 1935 के एक्ट ने। उसके बाद आपका आता है इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जिस तरह आज भी इंडिया में 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहां बाय कैमरलिज्म है ना, वहां दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी, ठीक, जिस तरह जम्मू कश्मीर में थी। अब जब ये यूटी बन गई तो इसका भी खत्म हो गया। और इसने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहां पे, प्रोवाइडेड फॉर फेडरल कोर्ट 1937 में एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था। तो इसी तरह मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स जीएस के लेके आता रहूँगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा जीएस में आपकी कंप्लीट करवाऊँ, और उसके साथ साथ इकोलॉजी और 1-2 कंपोनेंट और अगर थोड़ा एग्जाम एक्सटेंड होता है आगे तो श्योरली मैं आपका जो है बाकी कंपोनेंट भी कराऊँगा। मेरा पूरा इरादा था, लेकिन ये एग्ज़ाम का बहुत ब्लंडर हो गया। इसका ये 45 डेज़ आपके पास टोटल है, तो मेरे से जितनी कोशिश होगी उतना मैं आपको आपके लिए चीज़ें लेके आता रहूँगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।